Today, last time I was teaching you addition reactions in which we were on Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule that I taught you regarding alkenes and alkenes. Let me assure you for that this is definitely going to come in the upcoming exams whenever the organic portion will be there in your syllabus. And the things that are related to it, I have taught you much about it, but one more thing that I would like to further add, see if in case it happens like when an unsymmetrical alkene with some unsymmetrical reagent, they both react together, then products are formed. तो अगर ये अनसिमेट्रिक एल्कीन सपोज लेट्स से CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है विद HBr है HCl है HI है कुछ भी आ जाए यहाँ पे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग चीजों का होना अनसिमेट्रिकल, ये सिंगल बॉन्ड है H और Br के बीच में तो एक तरफ H एक तरफ Br, तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अगर दोनों तरफ Br होता देन आई वुड हैव सेड कि ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है, फिलहाल अनसिमेट्रिकल है। तो बॉन्ड को एक रस्सी की तरह माना करो, जैसे आप सिजर्स लाए आपने उसे बीच में से काट दिया, आधा इधर आधा इधर, HBr बचा तो द नेगेटिव पार्ट this is the Br, it will get attached to the carbon atom containing lesser number of hydrogen atom। ये मैंने आपको सिखाया था, this was Markovnikov rule। और अगर आप उल्टा बनाते हैं कि the negative part will get attached to the carbon atom containing more number of hydrogen atom, यानी Br उस जगह ऐड हो जाएगा जहां पर H ज्यादा है, तो Br इधर आ गया H इधर। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कोई बच्चा Br को बीच में लगा दे H को इधर, या कोई बच्चा H इधर Br इधर। इस सूरत में अब देखो क्योंकि यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि HBr का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जोड़ो, डबल बॉन्डों में से उस कार्बन पे जोड़ो, बॉन्ड तोड़ने के बाद जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ एक कार्बन है या दो कार्बन है, या एक कार्बन बच एक का या सॉरी यहाँ एक हाइड्रोजन है या दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ही बचा तो Br इधर आया। मार्कोनिकॉफ रूल इस चीज को फेवर करता है, यानी इस प्रोडक्ट को। तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों चीजें लिखकर, एक को मेजर एक को माइनर, कि ये ज्यादा बनता है ये कम बनता है। ओके। और अगर मैं इसको ये लिख दूं, देखो CH सेम रिएक्शन HBr के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, व्हाई बिकॉज मैंने यहां लिख दिया पेरोक्साइड। तो जो मार्कोनिकॉफ कहता है हिंदी में समझो, वट एवर मार्कोनिकॉफ सेज वो हमने उल्टा कर दिया, एंटी कर दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ वट एवर ही सेइंग। नाउ द प्रिंसिपल विल वर्क ऑन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल, एंड व्हाट्स दैट कि जो नेगेटिव पार्ट है HBr का, यानी Br के ऊपर नेगेटिव आता है H पॉजिटिव Br नेगेटिव में, जो Br है वो इन दोनों 1 और 2 कार्बनों में से उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों ही बना दो, चाहे आप ये भी बना दो जो मार्कोनिकॉफ फेवर करने को कह रहा है, आप एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है इस वाले को फेवर करने को, आप दोनों बना दीजिए, दोनों। बट आप फिर यहां लिख देना ये मेजर है और ये माइनर, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ ये कहता है HBr का नेगेटिव पार्ट। हाउ डू वी स्प्लिट HBr बेटा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो दिस इज द नेगेटिव पार्ट। ये नेगेटिव पार्ट Br का उस कार्बन के पास जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, Br वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। इज दैट क्लियर बेटा? तो आप तो दोनों बना दो, ज्यादा वाला भी कम वाला भी, बस मेजर माइनर लिख देना। इज दैट क्लियर डियर? तो ये आपका बना, दिस इज 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन।
तो इसे नोट करके पॉइंट लिखना। ये एल्कीन चैप्टर में हम दोबारा रिपीट करेंगे बेटा। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा पढ़ाया है, लेकिन ये एल्कीन चैप्टर में इट विल गेट रिपीटेड इटसेल्फ। May I, if it's done? Is everyone done with it? तो यहाँ लिखिएगा मार्कोनिकॉफ रूल। It states that the negative part of the adenum. What is adenum mean? What does adenum mean? Adenum का मतलब होता है ऐड होने वाला, ऐड होने वाला, ठीक है, of the adenum molecule will get attached to the carbon atom containing lesser number of hydrogen atoms। और एंटी मार्कोनिकॉफ ये तब लगेगा जब पेरोक्साइड एरो के ऊपर लिखा होगा। और ये लिखो, इट स्टेट्स दैट the negative part of the adenum molecule, जैसे HBr है ना, उसको कह रहे हैं बच्चे, ठीक है। HBr हो गया ना, ऐड होने वाला मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट कौन है वो? HBr का नेगेटिव पार्ट कौन है? Br, because carries a negative charge, got it? So it will get attached to the carbon atom containing more number of hydrogen atoms।
Now put down the heading that is elimination reaction. Now put down the heading elimination reaction. इसको हम लोग अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। पहचानने का तरीका बेटा कि मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस, मतलब जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा और डबल ट्रिपल में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। रिएक्टेंट साइड सिंगल होगा तो प्रोडक्ट साइड या तो डबल और ट्रिपल हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड अगर डबल बॉन्ड है तो वो ट्रिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ बनते हुए दिखते हैं। हमने एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था उल्टा, सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीप्लिसिटी डिक्रीज होती थी। यहाँ उल्टा है, यहाँ बढ़ रही है मल्टीप्लिसिटी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन में आप रिएजेंट याद रखना जो हम यूज करते हैं, या तो हम करते हैं एक अल्कोहलिक KOH और एक हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इन दोनों में से कोई एक रिएजेंट आपको मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दे रही हूं, आई हैव CH3 CHOH अगेन CH3। सी टू इट बेटा, जहां से OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के पास क्या है, बीटा कार्बन। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये कहेगा ठीक है मैं अल्फा कार्बन से तो OH हटाऊंगा और बीटा कार्बन से मैं H लूंगा। H और OH मिला के क्या बना, वाटर। तो देखो H2O बाहर हो गया, पहले एक मिनट बोर्ड पर देख लो फिर उतार लेना। यहाँ या CH3, यहाँ या CH, यहाँ या CH2 एज इट इज, ये बॉन्ड खाली हो गए। और जब ये बॉन्ड खाली हो जाते हैं ये आमने सामने आके ऐसे डबल बॉन्ड बना दे, जैसे अपने हाथ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मतलब एक तरह से शेक हैंड कर लिया, तो इस तरह से एक बॉन्ड बन गया इनके बीच। गॉट इट बेटा? तो इस रिएजेंट से आपने पहचाना कि वाटर बाहर निकला। अच्छा अब देखो मैंने क्या कहा था कि सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा। पहले यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड डबल यहाँ पे दिख रहा है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यस, वन एंड सेकेंड, दो प्रोडक्ट्स यहाँ बन गए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा, अल्फा कार्बन से OH, बीटा से H। ठीक है, तो इसलिए इससे बोलते हैं अल्फा बीटा से जब कुछ हटता है उसे बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और भी बहुत टाइप्स के होते हैं बट हमारा सिलेबस वहां तक का नहीं है, सिर्फ यहीं तक का है। ओके, डन। तो अब जरा ये देख लो, अगर हमारे पास ये आ जाए CH3 CHOH CH2 CH3, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, दिस इज अगेन बीटा। अभी लास्ट में देखो ये दोनों बीटा थे, ये वाला बीटा के पास भी तीन हाइड्रोजन थे, इसके पास भी तीन हाइड्रोजन, तो आई चोज दिस एंड देन आई डिड द रिएक्शन, इजंट इट देयर? व्हाट अबाउट इन द अदर पार्ट? ये अल्फा कार्बन से OH है, ये दोनों बीटा कार्बन है। यहाँ तीन H है या दो H है, दोनों बीटा अलग अलग नेचर के हैं। ठीक है, तो एक रूल होता है उसे हम कहते हैं सेटजेफ रूल। ये रूल ये स्टेट करता है कि जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उधर से हाइड्रोजन हटाओ। तो यहाँ दो हैं, यहाँ कितने हैं, तीन। तो मैं इस वाले बीटा को सेलेक्ट कर कर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, या यहाँ पे कुछ भी आ जाए तो उसकी प्रेजेंस में आप हटाएंगे। इस CH3 को तो ऐसे ही रखा, इस बीटा को छेड़ा नहीं, ये बॉन्ड खाली हो गया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड खाली, यहाँ आ गया CH3। तो इन दोनों ने जोड़कर क्या बनाया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। ये वाटर बाहर हो गया ना, अल्फा से OH बीटा से H। कौन से बीटा से, जिसके पास हाइड्रोजन कम है।
अब जैसे यह अल्कोहलिक KOH है, के क्या ले जाएगा, अल्फा कार्बन से Br, ये रह गए बीटा कार्बन। यहाँ से H हटा लो, चाहे यहाँ से H हटा लो, आपकी मर्जी। तो यहाँ क्या आया, HCH, बॉन्ड खाली, ये CH, ये वाला बॉन्ड भी खाली, और ये रह गए CH3। तो आप बताइए के क्या ले गया, Br, और OH क्या ले गया, H। तो इन दोनों का बॉन्ड खाली हो गया, तो इन दोनों ने जोड़कर क्या बनाया, डबल बॉन्ड। समझ गए। इससे मैंने दो रिएजेंट लिखे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अल्कोहलिक KOH। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वहां पे इफेक्टिव है जहां अल्कोहल OH है, और अल्कोहलिक KOH वहां पे है जहां पे Br है, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है। तो है तो अल्फा बीटा ही ना बेटा, अल्फा वाले से कुछ हट रहा है, फिर बीटा से H हट रहा है। तो अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं ना, इफ आई हैव CH3 हियर, CHBr इधर, I have CH2 over here, and this is CH3, alcoholic KOH। K क्या ले जाएगा, Br। अब बताओ यहाँ बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन दो है, दोनों के पास बीटा हाइड्रोजन है, हम कहाँ से ले जाएं हाइड्रोजन, 1 से या 2 से। क्यों, क्यों, क्या रूल था, ये सेडजेफ रूल। इसने क्या कहा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां से हाइड्रोजन हटाइए, दिस इज सेडजेफ। ठीक है। लॉजिक जरूर होना चाहिए, आप क्यों कह रहे हैं। और पता है सारे रूल्स, अगर कोई पूछ ले इस रूल को ऐसी क्यों बनाया गया, स्टेबिलिटी। ओनली वन थिंग इज द थिंग, कि मैम ये रिएक्शन ऐसे क्यों हुई, वैसे क्यों नहीं हुई, वैसे क्यों नहीं हुई, ऐसे क्यों नहीं हुई, सबका एक ही रीजन है भैया, स्टेबिलिटी अटेन करने को मॉलिक्यूल कुछ भी करेगा, अनयूजुअल बिहेवियर भी दिखा सकता है, जो यूजुअल दिखाता था उसके अलग हटकर भी अपना रिएक्शन दे सकता है। तो ओनली वन थिंग इज परमानेंट इन केमिस्ट्री एंड दैट इज स्टेबिलिटी। तो यहां से बेटा H गया, यहां से Br गया, दोनों गायब हो गए, तो इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो नाउ जस्ट रिविजन डियर, हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था कॉन्सर्टेड एंड नॉन कॉन्सर्टेड रिएक्शंस। इसमें इंटरमीडिएट्स नहीं बनते हैं कॉन्सर्टेड में, नॉन कॉन्सर्टेड में इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कौन कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म हमें पढ़ने हैं। तो हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक एक टेम्परेरी इफेक्ट है, रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में मिलता है जहां पे सिंगल डबल ऐसा कुछ मिले, हाइपर कॉन्जुगेशन वहां मिलता है जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्ब कैटायंस और फ्री रेडिकल समझा पाते हैं। फिर हमने पढ़े जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो हमने पढ़ा है कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल। इन सब की रीजनिंग पढ़ा कि भाई कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जैसे यहाँ पे टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इधर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी। ये हमने इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका पढ़ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा
दैट इज आफ्टर इंटरमीडिएट्स। फिजन कितने टाइप्स के होते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज फ्री रेडिकल, और एक हमने पढ़े हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक जो होते हैं उनके होते हैं कार्ब केटायन या कोई एनायन जब बन जाता है, ये उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हमने पढ़ा था फिजन के अंदर। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया दैट इज रीअरेंजमेंट, देन सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमने बहुत लेंदी करा, SN1 SN2 भी करा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तीन तरीके का होता था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू SN1 SN2। रिमेंबर, आई थिंक सेंट मैरिज में SN1 SN2 कराया जाता है, बाकी स्कूलों में नहीं कराया जाता, जो मुझे याद आ रहा है। बट इस साल अगर किसी का स्कूल कराने लगे तो भैया मैंने करा दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन वी डिड, और उसके बाद एलिमिनेशन। अच्छा, अब हाँ हाँ, हमने एक टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी पढ़े थे। रिएक्टेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है हमारे पास अटैकिंग रेजेंट। और फिर अटैकिंग रेजेंट हमारे पास तीन तरीके के होते थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये किया। मुझे बस इंडक्टिव पे आपको बस थोड़े क्वेश्चंस करा, तो अब जरा लिखिएगा क्वेश्चंस ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। So now put down the headings. Questions on inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता था बेटा, एक होता था प्लस आई, एक माइनस आई। प्लस आई वाले होते हैं ऐसे ग्रुप्स जो कहीं पे किसी के साथ जुड़ जाएं तो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं जुड़कर किसी भी ग्रुप से, उन्हें कहते हैं माइनस आई। ठीक है, तो जहां पे भी बेटा प्लस आई ग्रुप होंगे ना, वहां पे बेसिक करेक्टर बढ़ जाएगा, मतलब वो कंपाउंड बेसिक नेचर का हो जाएगा। और जहां माइनस आए होंगे वहां एसिडिक नेचर बन जाएगा कंपाउंड्स। प्लस आई के एग्जाम्पल्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, और माइनस आई के एग्जाम्पल्स होते हैं हैलोजन। और मैंने दोनों की लिस्ट भी लिखवाई है, किसी का मन है कॉम्पिटिटिव पार्ट का करने का तो मैंने लिस्ट लिखवाई है, उस लिस्ट को याद करेगा जो कंपटीशन में करना चाहता है। नहीं तो दिस विल वर्क, अगर इतना भी याद है तो इतने से भी हो जाएगा। ओके, चलिए, नाउ द क्वेश्चन सेज हियर। तो मैंने आपको ये थ्री कंपाउंड दिए, 1 2 3। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। अब देखो कैसे, पहले जो कॉमन पार्ट लिख रहा है ना उस सबको हटाओ। आपको मैम ये और ये कॉमन पार्ट
हटा दिया। और कॉमन हटाओ, CH2, CH2, CH2। तो यहाँ क्या बचा, हाइड्रोजन, यहाँ NO2 और यहाँ फ्लोरीन। अब एक बात बताओ, इन तीनों में माइनस आई ग्रुप कौन कौन से हैं? ये है माइनस आई, ये है माइनस आई। हाइड्रोजन का नाइदर माइनस आई नॉ प्लस आई। ठीक है, तो अब जरा इन दोनों में स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट किसका है, NO2 या फ्लोरीन? चेक डाउन दैट लिस्ट जो मैंने माइनस आई की लिस्ट दी है। शुरू में ही था बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें माइनस आई की लिस्ट है, जरा उसमें चेक करो ज्यादा पावरफुल कौन। जहां इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा है वहीं पे लिखा होगा माइनस आई सीरीज। माइनस आई में ज्यादा इफेक्ट NO2 का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, सेकेंड। उसके बाद फ्लोरीन, मतलब जो माइनस आई ग्रुप फ्लोरीन वाला है। लीस्ट कौन हो गया वह, ठीक है, तो ये हो गया इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर। बेटा माइनस आई सीरीज लिखी थी, उसमें NO2 ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, माइनस आई स्ट्रॉन्गर है इसके अंदर, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक करेक्टर इम्पार्ट करता है फ्लोरीन के मुकाबले। और ये तो फिर कुछ भी नहीं है, नाइदर प्लस आई नाइदर, नाइदर प्लस आई नॉर माइनस आई। वैसे भी अगर ऐसे देखो, मिथाइल है, मिथाइल कौन सा होता है, एल्काइल। एल्काइल क्या होता है, प्लस आई, प्लस आई क्या होता है, बेसिक। अगर एल्काइल ग्रुप है तो वो बेसिक करेक्टर इम्पार्ट करेगा। अगर NO2 ग्रुप है, कार्बन नाइट्रोजन के ग्रुप्स हैं, या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो ये एसिडिक करेक्टर इम्पार्ट करता है। ठीक है, डन। चलो, इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर बताइए, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, कॉमन पार्ट निकाल लो, इतने में ही सोच लो। अच्छा ये बताओ, एक बात ये बता दो, इन तीनों में किसका एसिडिक करेक्टर नहीं है? फर्स्ट, क्योंकि उसके पास CH3CH2 है, ये C2H5 है। C2, 3 और 2, 5, C2H5 इज इथाइल। इथाइल इज एल्काइल। एल्काइल तो बेसिक करेक्टर हुआ क्योंकि उसके अंदर प्लस आई ग्रुप है, एज आई सेड नाउ। यहाँ पे इधर देखो, जहां प्लस आई होगा वहां बेसिक होगा। तो 1 तो लीस्ट ही हो गया ना, लड़ाई 2 और 3 की है। अब ये देखो, दोनों के पास फ्लोरीन है ना, लेकिन किसके पास, एसिड के पास फ्लोरीन है।
सेकंड में ना फ्लोरीन पास है इधर, ये दूर हो गया, तो जो दूर हो गया उसका इफेक्ट भी कमजोर हो गया, जिसका इफेक्ट ज्यादा है वो पास आ गया, तो यानी सेकंड सबसे ज्यादा है, फिर थर्ड इधर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, CH3 CH2, इंक्रीजिंग बेसिक करेक्ट, ऐसी बना दिया मैंने क्वेश्चन। कॉमन पार्ट बाहर निकालिए, बचे हुए पार्ट को देखिए, तीनों मैम प्लस आई इफेक्ट है, भाई सारे एल्काइल है, प्रोपाइल, इथाइल, ये मैम टर्शरी, टर्शरी एक दो तीन चार, इसे बोलते हैं एक दो तीन चार, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी होता है बेटा जब किसी कार्बन, कोई कार्बन तीन कार्बनों से ऐसे जुड़ा हो, तो इसे बोलते हैं टर्शरी। ठीक है, याद रखना, प्लस आई इफेक्ट टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है, और फिर बाकी दो में देखो कार्बन कहाँ ज्यादा है, वहां ज्यादा होगा प्लस साइन। मैं पूछ रही हूँ इंक्रीजिंग बेसिक करेक्टर, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ भाई, जहां सबसे ज्यादा प्लस आई देखा जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आई तीन ग्रुप्स हैं जो दे रहे हैं, तीन मिथाइल है ना, एल्काइल तीन है, यहाँ पे एक ही है। अब यहाँ पे भी आप कहोगे मैम ऐसे तो एक ही है, लेकिन यहाँ तीन कार्बन है और यहाँ सिर्फ दो, तो लीस्ट तो हो गया दो का, उससे बड़ा वन का, और सबसे बड़ा थर्ड का। जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ज्यादा आपका बेसिक करेक्टर पाया जाएगा, और प्लस आई में जितने ज्यादा कार्बन पाए जाएंगे, जैसे ये इन दोनों में कंपैरिजन था, इन दोनों में, तो आप कहोगे मैम यहाँ पे दो कार्बन है इसलिए, और यहाँ पे एक दो तीन कार्बन। इज इट क्लियर? डन।
बेटा जो ये अभी हमने चैप्टर किया दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे ऑर्गेनिक, सॉरी, मैंने जैसे भी आपको ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर कराना शुरू करा, तो ये ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो होता है, जैसे हम कहते हैं बेसिक ऑर्गेनिक या हम कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक, ये किन पोर्शन में बटी हुई है, लेट मी टेल यू। एक तो आईयूपीएसी में, ठीक है, उसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर जो अभी हमने करा रिएक्शन मैकेनिज्म, जो चैप्टर आज हमने खत्म कर दिया है, ये वो है। और अब रह गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये तो मैंने ये चैप्टर करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स पर हैं प्लीज वॉच करिए, नहीं तो कवर अप सिलेबस नहीं हो पाएगा। और मैम एकदम शूट करेंगी बच्चे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए करना, स्पेशली जो सेंट मैरिज के बच्चे हैं या जो सेंट पैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, उन सब में ऑर्गेनिक्स आ रही है। एक्सेप्ट अ फ्यू, अभी तक जैसे सोफिया में हमें रिवील नहीं हुआ है और स्कूल में नहीं हुआ, लेकिन सीबीएसई में आई एम श्योर वो इधर आ जाएंगे, वो लोग करा रहे होंगे आप लोगों को। और बाकी एक दो आईएससी में भी करा रहे हैं, वो चलो आप देखना। थर्मोडायनेमिक्स तक मैं आपको करा चुकी हूँ। और अब आने वाले टाइम में मैंने अभी आईयूपीएससी का आपका एक टेस्ट लिया है, अब सेकंड टेस्ट के लिए आप प्लीज प्रिपेयर हो जाएं। और वो टेस्ट क्या है आईयूपीएससी का, कि आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड टेस्ट देना है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पे आएंगे उनका टेस्ट देना है। इसके साथ साथ जिन बच्चों के स्कूलों में थर्मो तक का सिलेबस हो गया है, अब वो थर्मोडायनेमिक्स का मुझे टेस्ट देंगे दिस वीक, दिस सैटरडे। एक सैटरडे आप ये दे दीजिए और फिर संडे को चाहे आप ये वाला टेस्ट दे दीजिए। जिनके में अभी थर्मो नहीं आ रहा वो थर्मो का ना दे, जिनके में थर्मो करवाई जा रही है वो थर्मो का जरूर देंगे। इज दैट क्लियर डियर? इस हफ्ते आप थर्मो का पूरा प्रिपेयर कर लो, क्योंकि टुकड़ों में मैं टेस्ट ले चुकी हूँ पहले। मुझे अब सम टुगेदर ये टेस्ट चाहिए। आपका चैप्टर प्रिपेयर्ड मिलेगा बेटा, करके तो देखो, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। न्यूमेरिकल्स करना, डेफिनेशंस करना, थर्मो में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हेसिस लॉ की डेफिनेशन है, ये सब चीजें वो तो करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल का चैप्टर है बेटा ये थर्मो वाला। ओके। और हम लोग फिर कल से स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस, अभी फिलहाल इस चैप्टर को हम कल से करेंगे। आज के लिए इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं।